नमस्कार मित्रों, इंटेलिजेंस पीसीएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग जो है यूपी पीसीएस प्री और आरओ प्री और बिहार पीसीएस प्री बीपीएससी या वो अन्य सभी एग्ज़ाम जिसमें मतलब कह लीजिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक पूछे जाते हैं प्री ओरिएंटेड, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो 2-3 वीडियो इस चर्चा के सिलसिले में आ चुके हैं और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये कोई टॉपिक वाइज वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था का नहीं है, बल्कि केवल उन टॉपिक की चर्चा की जा रही है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत हल्के में ले जाने के कारण या थोड़ी सी लापरवाही के कारण हम वो मतलब सिली मिस्टेक करके चले आते हैं। तो उन्हीं सिली मिस्टेक से हम बचें, ऐसी तैयारी कर लें, इस उद्देश्य से ये वीडियो शूट किए जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ कि आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। लास्ट तक अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो आप गलत करके नहीं आएंगे, लेकिन शर्त यह है कि लास्ट तक आप बने रहें। ऊपर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि आज हम नागरिकता की चर्चा करने वाले हैं। अगर हम नागरिकता की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन है। अगर अनुच्छेद पूछ लेगा तो 5 से 11 तक, ठीक। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जो कि हम पिछले वीडियो में उसकी चर्चा कर चुके हैं। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है कि भारतीय संविधान में सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान है, इसकी चर्चा है। देखिए, भारत में 2 तरीके के लोग मेनली रहते हैं। एक नागरिक रहते हैं और एक विदेशी रहते हैं। मतलब लोग का मतलब यहाँ सभी लोग नागरिक नहीं है भारत के। भारत में जो सभी लोग रह रहे हैं सभी लोग भारत के नागरिक ही नहीं हैं। 2 तरीके के लोग इंडिया में इस समय निवास करते हैं। नागरिक कौन होते हैं? नागरिक वो होते हैं जिनको सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। सिविल और राजनीतिक अधिकार का मतलब जैसे नौकरी करने का अधिकार हो, सरकारी नौकरियों में आवेदन का अधिकार हो, ठीक। साथ ही साथ चुनाव लड़ने का अधिकार हो, चुनाव मतदान करने का अधिकार हो, मतदान करना, ठीक है। तो ये सब क्या है? सिविल एवं राजनीतिक अधिकार कुछ हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक। विदेशी कौन होते हैं? अगर हम विदेशियों की चर्चा करें तो सिविल और राजनीतिक अधिकार इनको प्राप्त नहीं होते। यानी कि नागरिकों को जैसे मान लीजिए कि नौकरी करने का अधिकार है सभी प्रकार की, भारत सरकार द्वारा निकाली गई, चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, मतदान करने का अधिकार है, ये अधिकार विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं होते हैं। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। और विदेशी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक विदेशी मित्र होते हैं, एक विदेशी शत्रु होते हैं। विदेशी मित्र वे हैं या उन देशों के नागरिक हैं जिनसे भारत के मित्रवत संबंध है, वो विदेशी मित्र कहलाएंगे। और जिनसे भारत के संबंध जो है शत्रुतापूर्ण है या नकारात्मक संबंध है, वो विदेशी शत्रु कहलाएंगे, ठीक है। तो लोग मेनली इंडिया में 2 तरीके के हैं, मतलब जो भारतीय संविधान डिफाइन करता है। एक नागरिक हैं, एक विदेशी हैं। नागरिक वे हैं जिनको सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, जबकि विदेशी वे हैं जिनको सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं, ठीक है। और विदेशी भी 2 प्रकार के होते हैं। भारत से सकारात्मक संबंध रखने वाले देशों के नागरिक विदेशी मित्र कहलाएंगे और भारत से नकारात्मक संबंध रखने वाले विदेशों या देशों के नागरिक विदेशी शत्रु कहलाएंगे। और जो नकारात्मक संबंध रखते हैं उन्हें अनुच्छेद 22 के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, ठीक है। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये अनुच्छेद 22 प्रदान करता है, ठीक है।
तो ये अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत जो अधिकार प्रदान किए गए हैं भारतीय नागरिकों को या सकारात्मक संबंध प्राप्त वाले विदेशियों को, वो अनुच्छेद 22 के तहत इनको संरक्षण प्राप्त नहीं होता है जिनसे भारत के नकारात्मक संबंध हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो हमारे विदेशी शत्रु हैं उनको अपराधों से दोष संधि के संबंध में संरक्षण प्राप्त नहीं होता है, जो अनुच्छेद 22 के तहत अन्य नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो इतना हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, भारतीय नागरिकों को निम्न अधिकार एवं विशेषताएं प्राप्त हैं। ठीक है, भारतीय नागरिकों को मतलब हमने बताया कि दो तरीके के लोग हैं, एक विदेशी हैं, एक भारतीय हैं। तो जो भारतीय नागरिक हैं उनको दो प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त हैं या निम्न प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, मूल, जाति, लिंग या वचन या जन्म के आधार पर प्रतिषेध, धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो लिखा गया है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में वर्णित है कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ राज्य, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेद नहीं करेगा। ये किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 15 में। तो ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है या उन लोगों को प्राप्त है जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त है। दूसरा, लोक नियोजन में समता का अधिकार अनुच्छेद 16 के तहत जो दिया गया है, यानी सरकारी नौकरियों में समता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त है जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त है, ऐसा आप कह सकते हैं। वाक स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास या व्यवसाय की जो स्वतंत्रता है, ये अनुच्छेद 19 के तहत है, ये भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 के तहत जो है, ये भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार जो है, ये भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार जो है, ये भी केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार भी केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया गया है। यानी कि आप संक्षिप्त रूप से कह सकते हैं कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के तहत जो मूल अधिकार हैं या फार हैं, यानी फंडामेंटल राइट हैं, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। ठीक है, 15 में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य, उसके धर्म, उसके मूल, उसकी जाति, उसके रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार है। लोक नियोजन में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में है, यानी सरकारी नौकरियों में जो है नौकरी के लिए आवेदन करते समय राज्य किसी प्रकार का भेदभाव किसी नागरिक के साथ नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 16 में वर्णित है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को व्यक्त करने की जो आज़ादी है, यह अनुच्छेद 19 में है। 29-30 में क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अल्पसंख्यकों का अधिकार है। तो ये पांचों अधिकार 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसके अलावा जो चुनाव लड़ने का अधिकार है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का, या जो भारत के संवैधानिक पद हैं उनको धारण करने का जो अधिकार है, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक, हमने ऊपर ही बताया कि भारत में दो तरीके के लोग हैं, एक नागरिक हैं और एक विदेशी हैं। तो विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से बनने की योग्यता रखते हैं, यानी नागरिकता जो है भारत में जन्म से भी प्राप्त की जा सकती है और प्राकृतिक रूप या देशीयकरण से भी प्राप्त की जा सकती है। जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है, अगर कोई व्यक्ति भारत में
मान लीजिए भारत का जन्म ना हो, भारत में उसका जन्म ना हुआ हो, ठीक है, भारत में जन्म ना हो, फिर भी वो देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले तो वो राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है, वो राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में केवल जन्म से, मतलब जिसका जन्म अमेरिका में हुआ हो, जन्म से अमेरिका का नागरिक हो, केवल वही व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने योग्य माना जाता है, ठीक है। तो अगर हम संवैधानिक उपबंधों की चर्चा करें नागरिकता से संबंधित, ये पहले ही कर चुके हैं कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। केवल उन लोगों की पहचान जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक बने, यानी भारतीय संविधान जो है जन्म से जो नागरिकता प्रदान करता है तो केवल उन लोगों को प्रदान करता है जिनका जन्म हमारा संविधान लागू होने की तिथि या उसके बाद हुआ हो, ठीक है। 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 के बाद या उसके बाद जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसे नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाती है, ठीक। आगे, संसद को इस बात का अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था के लिए समय समय पर कानून बनाए। अगर नागरिकता से संबंधित कोई कानून बनाने की ज़रूरत हुई तो ये अधिकार संसद को दिया गया है कि वो समय समय पर इससे रिलेटेड कानून बना सकती है। आगे, नागरिकता अधिनियम 1955 संसद द्वारा लागू किया गया है, समय समय पर इसमें संशोधन भी हुआ है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 कहता क्या है, इसको हम जानते हैं। पहली बात तो कहता है कि 26 जनवरी 1950 को 4 श्रेणियों के लोग भारतीय नागरिक बने। कौन कौन से थे? पहला क्या था? कोई व्यक्ति जो मूल रूप से भारतीय है और इनमें से कोई एक शर्त पूरी करता है, मतलब कोई व्यक्ति है जो भारतीय मूल का है और जो शर्त दी गई है इनमें से कोई एक शर्त पूरी करता है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। क्या? उसका जन्म भारत में हुआ हो, यानी 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 के बाद उसका जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पिताजी विदेशी हैं किंतु माताजी भारतीय हैं, तब भी उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कोई व्यक्ति है जिसके मतलब माताजी विदेशी हैं, पिता भारतीय हैं, तब भी उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। ये नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है। संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने के से 5 वर्ष पूर्व, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1945 के पहले से वो भारत में रह रहा हो तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ऐसा अनुच्छेद 5 में कहा गया है, ठीक। पाकिस्तान से भारत आया हुआ कोई व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाज्य भारत में पैदा हुए हों और निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करते हों। कोई व्यक्ति ऐसा है जो पाकिस्तान से भारत आया है, ठीक है, और जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले कोई व्यक्ति अविभाज्य मतलब पाकिस्तान से भारत आया है और उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई अविभाज्य भारत में पैदा हुए थे, ठीक है। आज मान लीजिए कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आ जाता है और नागरिकता का दावा करता है तो उसे नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब 15 अगस्त 1947 से पहले उसके माता पिता या दादा दादी भारतीय रहे हों, भारतीय नागरिक रहे हों, ठीक है, और वो ये शर्त पूरी करते हों। क्या शर्त है? यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, अपने प्रवसन की तिथि से उसने सामान्य भारत में निवास किया हो, ठीक है। 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से स्थानांतरित होकर वो इंडिया आ गया हो और प्रवसन तिथि से पहले सामान्यतः भारत में वो निवास किया हो,
तब उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा, उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवेशन किया हो तो वो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। ठीक है, यहाँ भी बड़े ध्यान से समझिएगा कि कोई व्यक्ति है जिसका जन्म 19 जुलाई 1948 को हुआ है या उसके बाद हुआ है, उसने भारत में प्रवेशन किया है, तो वो भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि रजिस्टर्ड होने के 6 महीने पहले से वो लगातार भारत में निवास कर रहा हो। ठीक है, ये दूसरी शर्त है। अगला क्या है, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो कोई व्यक्ति, लेकिन बाद में फिर भारत लौट आया हो, उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के 6 माह बाद तक भारत में रहना आवश्यक है। ठीक, 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारत से पाकिस्तान चला गया हो। ठीक है, क्योंकि उस समय तमाम जो है मारकाट हुई थी, लड़ाई झगड़े हुए थे, कुछ लोग वहाँ से यहाँ भगाए गए थे और कुछ लोग यहाँ से वहाँ भगाए गए थे। तो 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति अगर भारत से विस्थापित होकर पाकिस्तान चला गया है, लेकिन बाद में फिर वो भारत वापस लौट आया है और पंजीकरण करवाने के 6 महीने बाद तक वो लगातार भारत में रहा है, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कोई व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाज्य भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिज्ञ तरीके या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंडिया के बाहर रहता है, लेकिन उसके दादा दादी या उसके माता पिता या उसके नाना नानी में से कोई अविभाज्य भारत में पैदा हुए हों, अविभाज्य भारत का हिस्सा रहे हों, तब भी उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कुछ अन्य प्रावधान इससे रिलेटेड हैं। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है, नागरिकता से संबंधित विषयों अर्जन या समाप्ति पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है, यानी किसको नागरिकता देनी है और किसकी नागरिकता समाप्त कर देनी है, ये इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, भारतीय संसद को दिया गया है। ठीक, तो कुल मिला के नागरिकता संशोधन अधिनियम या नागरिकता अधिनियम 1955 जो है 5 प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। अगर इसको हम समअप करें तो पहली नागरिकता क्या देता है कि जन्म से भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमने यही बताया ना कि 26 जनवरी 1950 को अगर भारत का संविधान लागू हुआ है तो किसी व्यक्ति का जन्म अगर 26 जनवरी 1950 को हुआ हो या 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन यहाँ अपवाद ये है कि अगर विदेशी राजनयिक कोई भारत में रह रहा है या शत्रु देश का कोई नागरिक भारत में रह रहा है और उसके बच्चे भारत में पैदा होते हैं तो उन्हें इसके तहत नागरिकता प्राप्त नहीं होती है या जन्म से नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। दूसरा क्या है, वंश के आधार पर 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर किसी का जन्म हुआ है, जन्म के समय पिता भारत का नागरिक हो। बहुत ध्यान दीजिएगा इस पे कि कोई व्यक्ति है जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किंतु 10 दिसंबर 1992 से पहले मतलब जो है भारत के बाहर जन्मा हो, ठीक है, लेकिन उसके पिता जन्म से भारत के नागरिक हैं तो वंश के आधार पर उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। आगे क्या है कि 10 दिसंबर 1992 के बाद भी परंतु माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। कोई व्यक्ति है जिसका जन्म भारत में या भारत से बाहर 10 दिसंबर 1992 के बाद हुआ किंतु उसके मम्मी या पापा में से या माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है, तब भी उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति जन्म के 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण हुआ हो, मतलब 3 दिसंबर 2004 के बाद किसी व्यक्ति का जन्म अगर भारत से बाहर हुआ है
तब भी वो भारत की नागरिकता ले सकता है, प्राप्त कर सकता है। शर्त ये है कि जन्म के 1 वर्ष के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए भारतीय नागरिक के रूप में। ठीक। पंजीकरण द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त करते हैं? पंजीकरण वाला विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं परीक्षा में। आवेदन से ठीक 7 वर्ष पूर्व भारत में रह चुका हो, यानी कि कोई व्यक्ति अगर भारतीय नागरिक बनना चाहता है तो आवेदन से ठीक 7 वर्ष पहले उसे भारत में लगातार निवास करना होगा। ठीक। और कौन पंजीकरण करवा सकता है? भारतीय मूल का कोई व्यक्ति हो तो भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है। भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। ठीक है। कोई महिला या पुरुष है जो किसी भारतीय नागरिक से शादी करता है और आवेदन देने से पहले, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन देने से पहले 7 वर्ष से अगर वो लगातार भारत में रह रहा है तो भारतीय नागरिक बनने का पात्र हो जाता है। भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, अगर कोई भारतीय नागरिक है उसके नाबालिग बच्चे जो हैं उन्हें भी पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भारतीय माता पिता के बच्चे, भारतीय माता पिता हैं यानी माता पिता दोनों अगर भारतीय हैं तो उनको भी रजिस्ट्रेशन से आसानी से नागरिकता प्राप्त हो जाती है। आवेदन देने से पूर्व साधारणतः 12 महीने से भारत में रह रहा हो और माता पिता भारतीय हों, यानी कोई व्यक्ति अगर भारतीय होने के लिए नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, तो उसने जो एप्लीकेशन दिया है, एप्लीकेशन देने के 12 महीने से, पिछले 12 महीने से वो भारत में रह रहा हो और उसके माता पिता में से कोई एक अगर भारतीय हो तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में विगत 5 वर्ष से पंजीकृत व्यक्ति किंतु आवेदन से 12 महीने पूर्व भारत में रह रहा हो। ठीक है। कोई व्यक्ति समुद्र या महासागर के उस पार रह रहा, किसी अन्य देश में रह रहा है और पिछले 5 वर्ष से वो व्यक्ति मतलब भारत में है और आवेदन से 12 महीने पूर्व लगातार वो भारत में रह रहा, तब भी वो भारत का नागरिक बन जाता है। ठीक। प्राकृतिक रूप से कैसे प्राप्त करते हैं? 12 वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य है इसमें। आवेदन से ठीक पूर्व 12 माह की अवधि तक लगातार तथा शेष 14 वर्षों में 11 माह। यहाँ देशीयकरण या प्राकृतिक रूप से जब देगा तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा गया है। देशीयकरण या प्राकृतिक रूप से कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है कि वो 12 वर्षों से भारत में रहना, मतलब 12 साल तक लगातार भारत में रहना अनिवार्य है, देशीयकरण की ये शर्त है, और आवेदन के ठीक 12 महीने पूर्व की अवधि से लगातार रह रहा हो। जैसे मान लीजिए कि आज अगर 27 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर 2024 को हम भारत की नागरिकता देशीयकरण द्वारा प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं, तो हमें 27 अक्टूबर 2023 से 27 अक्टूबर 2024 तक लगातार भारत में निवास करना होगा, प्लस उसके पीछे के जो शेष 14 वर्ष हैं उसमें कम से कम 11 महीने हम भारत में रह चुके हों, तब हमको देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। क्षेत्र समाविष्ट द्वारा, क्षेत्र मतलब अगर कोई विदेशी क्षेत्र है बाद में वो भारत में शामिल कर लिया जाता है, तब भी उस क्षेत्र में रह रहे लोगों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इसका उदाहरण है कि जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत ने नागरिकता आदेश 1962 जारी किया। ठीक है। पांडिचेरी हम जानते हैं कि पहले फ्रांसीसियों के नियंत्रण में था, तो जब फ्रांसीसियों के नियंत्रण से भारतीय नियंत्रण में आया तो भारत ने नागरिकता आदेश 1962 जारी करके वहाँ रह रहे सभी लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी। ठीक है। असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान किया गया है, जो 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक वहाँ थे। ठीक है। उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान है नागरिकता प्रदान करने का। तो नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकती है? 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जन्म से, मतलब 26 जनवरी 1950 या उसके बाद किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। शर्त यह है कि वो विदेशी राजनयिक या शत्रु देश का बच्चा ना हो। ठीक।
वंश के आधार पर आप भारत के बाहर रह रहे हों किंतु 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व आपका जन्म भारत में हुआ हो और जन्म के समय आपके पिताजी भारतीय रहे हों, तब भी आपको भारत की नागरिकता मिल जाती है। 10 दिसंबर 1992 के बाद भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी यदि आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति जन्म के 1 वर्ष के भीतर अगर उसने पंजीकरण करवा लिया है तब भी वो भारतीय नागरिक बन जाता है। पंजीकरण के लिए आवेदन से ठीक 7 वर्ष पहले तक भारत में रहना जरूरी है। भारतीय मूल का व्यक्ति होना जरूरी है। भारतीय नागरिक से आपने विवाह किया हो और आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह रहे हों। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, भारतीय माता पिता के बच्चे आवेदन से पूर्व साधारणतः 12 महीने से भारत में रह रहा हो और माता पिता भारतीय हों। ठीक, समुद्र पार कोई व्यक्ति है जो विगत 5 वर्ष से पंजीकृत व्यक्ति है किंतु आवेदन के 12 महीने के पूर्व से वो भारत में लगातार रह रहा है, तब भी वो भारतीय नागरिक बन सकता है। देशीयकरण की क्या शर्त है कि देशीयकरण के लिए 12 साल से आप भारत में रह रहे हों, थोड़ा बहुत गैप करके, किंतु पिछले 12 महीनों से लगातार भारत में रह रहे हों। बस इतना इसमें समझ लीजिए कि 12 साल से आप भारत में रह रहे हों किंतु पिछले 12 महीने से लगातार भारत में रह रहे हों। ठीक है। किसी क्षेत्र को अगर भारतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है तो वहाँ के नागरिकों को भारतीय नागरिकता स्वतः मिल जाती है। असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच। अब देखिए, नागरिकता कुल 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, पहला क्या है, जन्म से। दूसरा क्या है, वंश परंपरा से। तीसरा क्या है, पंजीकरण से। चौथा क्या है, देशीयकरण से। और 5वां क्षेत्र समाविष्ट से। ठीक है। नागरिकता की समाप्ति किन किन आधारों पर हो जाती है? अगर आपने नागरिकता का स्वैच्छिक त्याग कर दिया है तब आपकी नागरिकता का लोप हो जाता है, किंतु अगर युद्ध में व्यस्त हैं आप तब ऐसा नहीं होगा। बर्खास्तगी द्वारा, युद्ध में व्यस्त होने पर नहीं, मतलब युद्ध में अगर आप व्यस्त हैं तो आपको बर्खास्त नहीं किया जाएगा, लेकिन आपकी कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो देश विरोधी हैं सामान्य तौर पर, तो आपको नागरिकता से बर्खास्त किया जा सकता है। वंचित करने पर, ठीक है, आपको नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है संसद के कानून द्वारा। और भारत में आप जान लीजिए कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। पूरे देश में आप किसी भी राज्य के निवासी हों, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हों, लेकिन आप भारतीय नागरिक ही माने जाते हैं। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, दोहरी नागरिकता कहाँ पे? अमेरिका में। भारत ने एकल नागरिकता का प्रावधान किससे ग्रहण किया है? तो ब्रिटेन से ग्रहण किया है। ठीक है, ये प्रावधान हमने कहाँ से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से। अपवाद इसका क्या है? गैर राजपत्रित पदों हेतु अनुच्छेद 16 के तहत। ठीक है, गैर राजपत्रित पदों हेतु अनुच्छेद 16 के तहत कोई भी राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों के लिए डोमिसाइल लागू कर सकती है, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 15 के तहत एक राज्य अपने नागरिकों को शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि बिहार के निवासी हैं तो बिहार के निवासियों को शैक्षणिक शुल्क में छूट जो है बिहार सरकार दे सकती है, अन्य राज्य के नागरिकों के लिए शुल्क ज़्यादा रख सकती है। ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है। जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश एवं निवास प्रतिबंधित है, ये अनुच्छेद 19 के तहत कहा गया है। ठीक है। 2019 तक जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान था जिसको नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो थोड़ा हम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है वो क्या करता है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुसलमानों से संबंधित है, यानी गैर मुसलमानों को नागरिकता देने से संबंधित है। ठीक, कोई व्यक्ति अगर हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, यहूदी है और वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से विस्थापित हुआ है, भारत में आ गया है और
31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में वो प्रवेश कर गया है, भारत में रह रहा है। ठीक है, क्या है डेडलाइन? 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले उसने भारत में प्रवेश कर लिया हो, गैर मुसलमान हो यानी मुसलमान ना हो, इसके अलावा किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, वो भारत में आ गया हो तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहता है। और अभी हाल ही में इसको 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया है। विशेष इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, 11 मार्च 2024 को इसे अधिसूचित किया गया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 को। इससे रिलेटेड कुछ अपवाद भी हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम वाले जनजातीय क्षेत्रों पर या आदिवासी क्षेत्रों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। ऐसे भारतीय क्षेत्र जिन पर इनर लाइन परमिट लागू है, इनर लाइन परमिट वाला नियम लागू है, कभी इस पर एक वीडियो बनाएंगे इनर लाइन परमिट क्या है। तो इनर लाइन परमिट जिन क्षेत्रों पर लागू है वहाँ भी ये अधिनियम लागू नहीं होता है। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो एक बार पुनः इसको हम समझते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने से संबंधित है। ऐसे गैर मुसलमान जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किए थे और CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को अधिसूचित कब से किया गया है? तो 11 मार्च 2024 से किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, ये परीक्षा में पूछी जाएगी। अब नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 जो आया था उसी के मतलब लागू करने के क्रम में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भी आया, तो ये उतना इम्पोर्टेंट अब नहीं रह जाता है 19 वाला जब आ गया। तो अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात की गई है, यानी 26 जनवरी 1950 या उसके बाद कौन कौन से लोग नागरिक होंगे इसकी बात की गई है अनुच्छेद 5 में। ठीक है, अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता की बात है। 7 में पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों की नागरिकता की बात है। ठीक है, 8 में भारत के बाहर भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता की अधिकार की बात की गई अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में नागरिकता के परित्याग यानी किन किन परिस्थितियों में आपकी नागरिकता का लोप हो सकता है ये कहा गया अनुच्छेद 9 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 में क्या है? नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिलेंगे, ये 10 में कहा गया है। और 11 में कहा गया नागरिकता अधिकारों का नियमन कौन करेगा, या नागरिकता अधिकारों का नियमन का अधिकार संसद को है, ये अनुच्छेद 11 में कहा गया है। कई बार एग्जाम में ये सुमेलित करने के लिए दे दिया गया है कि किस अनुच्छेद में क्या है नागरिकता से रिलेटेड, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखकर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम समअप करते हैं। जो नागरिकता का उल्लेख है, भारतीय नागरिकता का जो प्रावधान है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 में किया गया है। ठीक, भारतीय नागरिकों को 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाती है। पहली जन्म से, दूसरी पंजीकरण से, तीसरी प्राकृतिक रूप से या देशीयकरण से। ठीक है, चौथी क्षेत्र समावेशन से, और पांचवी क्या है? हाँ, क्षेत्र समावेशन से, और एक है देशीयकरण तो हो गया, पंजीकरण हो गया, हाँ वंश के आधार पर। तो पहली है जन्म के आधार पर, दूसरी है वंश के आधार पर, तीसरी है पंजीकरण द्वारा। ठीक है, चौथी है प्राकृतिक रूप से, और पांचवी है क्षेत्र समावेशन द्वारा। तो इस तरीके से कुल 5 प्रकार की नागरिकताएं भारतीय नागरिकों को प्रदान की जाती हैं।
और किन किन तरीकों से नागरिकता वंचित हो जाती है? स्वैच्छिक त्याग करने पर, बर्खास्तगी द्वारा या वंचित किए जाने पर आपकी नागरिकता की समाप्ति हो जाती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुसलमानों को नागरिकता देने से संबंधित है, जो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में प्रवेश कर गए थे या भारत में रह रहे हैं। इसे अधिसूचित किया गया है 11 मार्च 2024 को। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों पर भी ये लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो थे नागरिकता से संबंधित प्रावधान। अब नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान हैं या नागरिकता से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है उससे मतलब हमारी परीक्षा में किस किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, थोड़ा उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो जब हम उन प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे तो एक एक प्रश्न देखेंगे कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया है। जैसे ये हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं। ये यूपीसीएस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो हमने बताया ही कि भारत के संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो हमारा बी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो यहाँ भी बी सही हो जाएगा, भाग 2 में है। तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। तो अभी ऊपर हमने बताया ही कि अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है, भाग 2। ठीक है, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं। ये यूपीपीसीएस प्री 2020 में पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो हमने ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान ग्रहण किया है, ब्रिटेन से। ठीक है, तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। दोहरी नागरिकता कहाँ है? अमेरिका में है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, गलत है ये। राज्य की एकल नागरिकता, ये भी गलत है, राज्य नागरिकता नहीं देता। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये सही है। संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता, ये भी गलत है। ये भी यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। किस प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जन्म द्वारा कर सकते हैं, दिया गया है। देशीकरण द्वारा कर सकते हैं, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा कर सकते हैं। भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से इसको पढ़िएगा, कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, बिल्कुल सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, ये भी बिल्कुल सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है या सरकार की आलोचना करता है। तो 3 और 4 गलत हैं इसमें। ठीक है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर नागरिकता नहीं समाप्त होती है, सरकार की आलोचना करने पर भी नागरिकता समाप्त नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें केवल 1 और 2 सही होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 में केवल 1 और 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिक और एक ही अधिवास है, बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ऐसा नहीं है। अभी ऊपर हमने डिस्कशन किया कि कोई व्यक्ति अगर जन्म से भारत का नागरिक हो या देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक बना हो
तब भी वो राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से राष्ट्राध्यक्ष बनाने का प्रावधान है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। तमाम ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिससे किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है, तो केवल एक इसमें सही होगा हमारा। ठीक है, केवल एक इसमें सही होगा। किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है यदि उसने रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण का प्रमाण पत्र, कपट, मिथ्या, व्यपदेशन या किसी तात्विक तथ्य को छुपाने के लिए भी प्राप्त किया हो। ठीक है, आपने कोई छल किया हो, कोई जानकारी आपने छुपाई हो, तो आपकी नागरिकता का त्याग या आपकी नागरिकता आपसे छीनी जा सकती है। तो तीसरा कथन भी सही नहीं होगा, केवल एक सही होगा। ये IAS प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत के लिए अर्ह नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो कौन इसमें योग्य नहीं है, ये आपको बताना। एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, तो ये तो बिल्कुल अर्ह होगा, योग्य होगा। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी बिल्कुल योग्य होगी। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान चले गए, विभाजन के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए वो योग्य नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश के नागरिक हैं वो योग्य हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा सी वाला उत्तर सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। हाँ, ये पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ा हम लोगों ने। जो दूसरे देश के नागरिक हैं किंतु उनके पितामह या पितामही, मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, तो ये भी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत उल्लिखित नहीं है। इसमें वह भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान को जो प्रवास कर गए हैं वो व्यक्ति अर्ह नहीं है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान चले गए वो भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। बाकी एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता भारतीय हैं नागरिकता पा जाएगा। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी भी नागरिकता ग्रहण कर सकती है। ठीक है, और एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक हैं किंतु जिसके बाद पितामह या पितामही, मातामह या मातामही लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, तो उनको भी नागरिकता भारत की मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से 371 तक अंतर्विष्ट किए गए हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य हैं किंतु नागरिकता इकहरी है, तो ये बिल्कुल गलत है। 2 संघ एवं राज्य, 2 राजतंत्र तो हैं लेकिन भारत में केवल इकहरी नागरिकता है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अगला है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, तो ये भी क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो केवल कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, पहला वाला, इसमें केवल एक सही होगा। अगला है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, अभी हमने पहले बताया ही आपसे। तो 11 में क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, तो संसद। ठीक है, नागरिकता से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, हमारी संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 11 के तहत दिया गया है। किसके तहत दिया गया है, अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में 2013 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे पंजीकरण द्वारा। तो ये अभी ऊपर हमने बताया ही कि पंजीकरण द्वारा कोई व्यक्ति अगर नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे 7 वर्ष भारत में बिताने होंगे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे भारत में नागरिकता निर्धारण करने का विशिष्ट अधिकार प्राप्त है? न्यायालय को नहीं प्राप्त है, राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है, लोकसभा को नहीं प्राप्त है, केंद्र सरकार को नहीं प्राप्त है, राज्य सरकार को नहीं प्राप्त है। ये क्वेश्चन गलत है। नागरिकता का निर्धारण करने का अधिकार किसको प्राप्त है? हमारी संसद को प्राप्त है, ठीक है, अनुच्छेद 11 के तहत। अगला क्वेश्चन हमारा है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संसद से कब पारित किया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया है। और लागू कब से हुआ है? लागू होने की डेट हमने बताया ही कि ये 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया है। 11 दिसंबर 2019, ध्यान से सुनिएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है 11 दिसंबर 2019 को संसद से पारित हो गया है और 11 मार्च 2024 से अधिसूचित हुआ है। 11 मार्च 2024 को इसको अधिसूचित किया गया है, ठीक है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ऊपर बताया ही गया कि 11 दिसंबर 2019 को ये पारित हुआ है। 11 दिसंबर 2019 को ये पारित हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? बांग्लादेशी अवैध आप्रवासियों को हटाना नहीं है, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना नहीं है, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना नहीं है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो ये इसमें नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। तो ये नागरिकता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसको भी हमने करवा दिया है। नागरिकता का पूरा चैप्टर अच्छे से हमने समझा दिया है। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए, ताकि इस तरीके के और नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद।